मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूं। मेरी प्राथमिकता है उनके दिलों को जीतना। और एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। न मुझे इसके विषय में कांग्रेस को गाली गलौज करना चाहिए, न ही मुझे राहुल गांधी को गाली गलौज करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं हम तो हमारी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन प्रताड़ित हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनकी बेइज्जती होती है। भगवान की खातिर मैं सबको कहता हूं। अभी एक दिन मुलायम सिंह जी ने कुछ बोल दिया, दिल्ली में इतना निर्भया का कांड चल रहा था, मुझे मीडिया ने बहुत पूछा था। मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी है विमेन डिग्निटी। मैं और राजनीतिक दल या और सरकार को गाली गलौज में मैं ये भूल जाता हूं कि मैं विमेन डिग्निटी को ही हर्ट कर रहा हूं। और इसलिए इस विषय में मेरी सोच पूरी तरह अपॉलिटिकल है। इट शुड बी अपॉलिटिकल। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात में। मैं जनता ने मुझे सरकार हिसाब चुकता करने के लिए नहीं बनाती। जनता मुझे किसी का बुरा करने के लिए लोग चुन करके नहीं भेजते हैं। सरकार की प्रायोरिटी होती है हो सके उतना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और अगर हम यही करते रहेंगे तो हम अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। और मुझे तो भगवान ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दिया है कि जिसमें इस प्रकार की नेगेटिविटी को कोई प्लेस ही नहीं होता है। मैं पागल की तरह पॉजिटिव काम में लगा रहता हूं। राजनीति का अपराधीकरण ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये चिंता हर नागरिक की है, हर दल की होनी चाहिए, हर नेता की होनी चाहिए। मैंने मन में ठान लिया है कि इस बार जो भी एमएलए चुन करके बैठे हुए हैं, जो भी एमपी चुन करके बैठे हुए हैं, किसी भी दल के क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी, जिन पर ऑलरेडी केसेस दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट तय करें। और ये जितने इनके क्रिमिनल केसेस हैं इसका जजमेंट 1 साल में दे दे, ताकि एक बार अगर जो गुनहगार होगा और गुनाह सिद्ध हो जाएगा तो जेल चला जाएगा, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, तो नॉन क्रिमिनल व्यक्ति उस सीट को भरेगा। ऐसा करने से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो लेयर आया है वो हट जाएगा। 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा हूं। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निखर करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी।
मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है, लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम न्यूज़ ट्रेडर्स का है। न्यूज़ ट्रेडर एंड मीडिया दो चीज़ें अलग है। न्यूज़ ट्रेडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, न्यूज़ ट्रेडर्स के स्पॉन्सरर्स हैं। देश में लोगों को अब शिक्षित करना पड़ेगा, न्यूज़ ट्रेडर कौन है और सच्चा मीडिया कौन है। जिसने ये इंटरव्यू लिया ना, उसने जब ये विवाद किस लोगों ने खड़ा किया, न्यूज़ ट्रेडर्स ने, तो उस इंटरव्यू करने वाले विदेशी व्यक्ति ने ट्वीट किया कि हम इंटरव्यू लिए हैं, मोदी का ऐसा कोई भाव नहीं था। उसने बेचारे ने क्लैरिफाई किया। दूसरी बात है, जो हिंदुस्तान की भाषा और भाव जानते हैं वो जल्दी समझ पाएंगे। हिंदुस्तान की भाषा और भाव दोनों का महत्व है। जैसे मैं कहूँगा राधिका तूने बांसुरी चुराई, तो क्या फीलिंग आता है? लेकिन वन साइड से राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, मतलब गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। ये फर्क है भाव का। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी घटना हो तो कोई कहता है, क्या कहते हैं, भाई एक चींटी भी मर जाए तो मुझे पेन होता है। डज नॉट मीन कि मरने वाले की तुलना चींटी से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम है उन न्यूज़ ट्रेडर्स के टेम्परामेंट का। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूँ। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कल उनको पूछेंगे तो 15,000 करोड़ बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे तो 20,000 करोड़ बोलेगा। तो रात को सपने में जो फिगर आते हैं वो सुबह बोलते हैं वो लोग। मैंने रिक्वेस्ट किया है, आनंद शर्मा को किया है जिन्होंने आरोप लगाया,
मेरा दो चीज़ों का आग्रह है। अभी भी उनके पास 25 दिन सरकार है, सरकार तो है इनके पास। क्या ये जांच नहीं कर सकते क्या? इंक्वायरी नहीं कर सकते क्या? देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वो ही इन्वेस्टिगेशन करें। इलेक्शन कमीशन एक एक चीज की निगरानी करता है, एक एक चीज की करता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि वे जाकर के इलेक्शन कमीशन को अपने पास जो कुछ भी जानकारियां है तुरंत दे। ये मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने की 5 मिनट में ही दे दे और ऐसी कड़ी से कड़ी जांच हो ताकि ये झूठ चले नहीं। मार्केटिंग दुनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई आप मेरा ये 10 किलोमीटर रोड बना है और बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दूं, लेकिन मेरे गुजरात के लोगों को तो रोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसको तो मार्केटिंग नहीं चलती है, उसको रोड दिखेगा। मैं कहूंगा मैंने पानी पहुंचाया, मार्केटिंग से पानी नहीं पहुंचता है, पानी पहुंचेगा तो मानेगा। मैं कहूंगा हमने 24 घंटे बिजली दी, मार्केटिंग से बिजली नहीं आती है, बिजली पहुंची तो मानेगा। पूरा गुजरात पिछले 15 साल से आंखों से जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसको मानता है। वो मार्केटिंग से नहीं मानता है। हो सकता है मार्केटिंग से आसाम वाले को गलतफहमी हो सकती है, मार्केटिंग से तमिलनाडु के व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गुजरात के आदमी को नहीं हो सकती है। वो तो देखेगा कि बताओ भाई क्या किया, बात कर रहे थे। और इसलिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सच्चाई की धरातल पर तोला हुआ है, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ है। आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं हूं, आरोपों को खुद जब बैठता हूं नेगेटिव नहीं लेता हूं। मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूं और देखता हूं कि इसमें से सचमुच में मेरे काम आने वाली भी कोई चीज है क्या, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। घोर मेरे विरोध का भी मैं अपने काम में उपयोग करता हूं, क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। मेरे पर आरोप लगे, आलोचनाएं हुई, उसमें से मेरे काम की जितनी चीजें भगवान ने मुझे ताकत दी, मैंने उठाने की कोशिश की। मैंने ये गाली गलौच या आलोचना, मैंने कोशिश बहुत केयरफुली जरूर की है कि इन चीजों को कटुता में परिवर्तित ना हो। मेरे मन में किसी के प्रति कटुता पैदा ना हो, द्वेष पैदा ना हो, ये ईश्वर मेरी मदद करे, ये मेरा रहता है। मैंने 2002 में पब्लिकली कहा था, 2007 के गुजरात के चुनाव में कहा था, 2012 में भी कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं जो चुनाव के बाद बोलता हूं तो अगले चुनाव में जब आऊंगा इसी बात को दोबारा आपसे पूछूंगा कि भाई मैंने जो कहा था मैंने पूरा किया है। तो मैंने पब्लिक में 2002 से शुरू किया है। पब्लिक में कहता हूँ, ये कोई मैनिफेस्टो बने, मेरा पर्सनल जीवन की मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने मुझे पद दिया है वो ऐशो आराम के लिए नहीं है, मैं कठोर परिश्रम करूँगा, इसमें मैं कोई कमी नहीं रखूँगा। ये मैं 2002 से बोलता आया हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि मैं मेरे लिए नहीं जनता के लिए काम करूँगा। तीसरा मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं 2002 में आया, नया था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन मैं बदिरादे से गलत काम नहीं करूँगा। ये लहर हिंदुस्तान की जनता की आशा आकांक्षा की लहर है। ये लहर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की लहर है। ये लहर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व की है। ये लहर कमल की है, ये लहर परिवर्तन की है, ये लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा समर्पित सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसा हूँ कि जिसको ये चेला चपाटा कल्चर नहीं है। मेरा कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होता है, न ही मेरा कोई दुश्मन होता है। तो ये जो छवि बनाई जा रही है उसके सरासर अमित शाह को भी अन्याय करती है, मुझे भी अन्याय करती है।
जिस मुद्दे का विवाद खड़ा किया गया है उसके संबंध में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। मैं पूरा भाषण तो नहीं देख पाया हूं क्योंकि मैं दौरे पर रहता हूं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है उसमें उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात की है, चुनावी मतदान की बात की है और कोई तौर तरीके का शब्द प्रयोग उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैंने सुना है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में हमेशा कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है, देखिए हर चीज के लिए लोकतंत्र में बहस तो बहुत स्वाभाविक बात है, बहस कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीजें हैं अगर वो उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देश का भला होगा क्या? तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं वैसी कश्मीर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और धीरे धीरे सब समझेंगे। अब कश्मीर की जनता भी समझने लगी है कि उनका भला किसमें है। हर राज्य की अपनी शक्ति है, कोई राज्य किसी का कॉम्पिटिटर। मान लीजिए बिहार ने एग्रीकल्चर ग्रोथ किया तो सेंटर के खाते में एग्रीकल्चर ग्रोथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया तो हिंदुस्तान के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर केरल ने एजुकेशन इंप्रूवमेंट किया तो हिंदुस्तान के खाते में जाएगा नहीं जाएगा? ये सोच होनी चाहिए। आज भी मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मेरे पास कोई पावर नहीं गुजरात में एज अ चीफ मिनिस्टर, कुछ नहीं है, सारा डिसेंट्रलाइज है। और यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो टीम फॉर्मेशन में है। और मैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट एंड विद लुब्रिकेटिंग एटीट्यूड मैं चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एक टीम की कल्पना करता हूं। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक टीम होकर के काम करें, स्टेट एंड सेंटर ये कलीग हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, कोऑपरेटिव एजेंडा होना चाहिए। ये रुख बदलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, हर एक का रवैया भारत के हितों की सुप्रीमेसी यही होना चाहिए, भारत के हितों की रखवाली, ये पहली प्रायोरिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज के युग में मिलजुल करके अच्छे संबंधों को विकसित करके आगे बढ़ना ही अच्छा मार्ग होता है। संघर्ष का रास्ता किसी की भलाई का नहीं होता है और इसलिए हम कभी संघर्ष के पक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन हम सम्मान से जीना चाहते हैं और एक सम्मान के हम गौरव करते हैं। यही हमारी मिलीजुली व्यवस्था होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी इस काम को किया नहीं है, जिस व्यक्ति ने इस विषय पर कभी कुछ बोला नहीं है, उस व्यक्ति के समय ऐसे अनुमानित आरोप लगाने वाले पाप नहीं करते हैं क्या? इस प्रकार के अनुमान लगाते गलत नहीं करते हैं क्या? हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली सोच के लोग हैं और जगत बदल चुका है। हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूंगा हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है। कभी भी कोई देश किसी इंडिविजुअल की पसंद नापसंद के आधार पर नहीं चलता है। मोदी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके आधार पर इतने बड़े महान भारत की नीतियां तय नहीं होती। भारत की नीतियां भारत की उज्जवल परंपरा के आधार पर होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने जो विरासत रखी है उसके आधार पर होती हैं। किसने मोदी के लिए क्या कह दिया, किसने मोदी के लिए क्या बोल दिया, किसने मोदी के साथ क्या कर दिया, ये भूतकाल की बातों को लेकर के देश नहीं चलता है। ये बुद्ध और महावीर की धरती है, ये गांधी की धरती है और इसलिए हम पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये भाषा नहीं बोलते हैं। ये हिंदुस्तान बोलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती है। हम विश्व को
संघर्ष से मुक्त चाहते हैं, हम विश्व को ये शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा से मुक्ति चाहते हैं। और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और सभी दलों ने इसको माना है। बुद्ध, महावीर, गांधी की धरती दुनिया को ये संदेश नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। दूसरी बात है, ताकतवर होना ये हमारी आवश्यकता है, हमारी अनिवार्यता है, लेकिन किसी को दबाने के लिए ताकत नहीं है। ताकत हमारी रक्षा के लिए है, गौरव से जीने के लिए है। नो फर्स्ट यूज ये अटल जी का बहुत ही उत्तम इनिशिएटिव है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम बहुत ही क्लियर है। नो फर्स्ट यूज ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक प्रतिबिंब है। सोशल मीडिया में मैंने देखा कि इतनी क्रिएटिविटी हमारे देश के नौजवानों में है और इतनी एनालिटिकल माइंड है, इतने शार्प है, इतना मुझे गर्व होता है कि हमारे देश के पास, और मैं मानता हूं थ्रू सोशल मीडिया समाज का नेतृत्व करने वाले हर लोगों ने, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक ने उसमें से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया सिखाने के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सीखने के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लिया है। मैंने सोशल मीडिया को जनता जनार्दन के दूर सुदूर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए एक हाईवे के रूप में उपयोग किया है, जिसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग मेरी बातों को डिसमिनेट करने के लिए नहीं किया है, मैंने करोड़ों लोगों की बातों को ग्रहण करने के लिए लिया है। मेरा अप्रोच अलग है, इसके कारण मेरी ताकत बहुत बड़ी है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सबसे बड़ा संकट होता है, वो कभी नहीं होना चाहिए और इसलिए हम इसमें कमिटेड हैं। लेकिन आगे के लिए ओपन नीतियां होनी चाहिए, लोग तय करें हाँ ये हमारी नीति है, उस नीतियों के आधार पर देश चलेगा। आज जो हमारे देश में संकट पैदा हुआ है ना, वो भरोसे का संकट है। विश्व के देशों को कोई हिंदुस्तान पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार की नीतियों में उतार चढ़ाव, कभी आगे कभी पीछे, इन चीज़ों ने उनको उलझन में डाला है। अगर हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, कांग्रेस की चुनावी रणनीति, औरों की रणनीति, 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत, शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का, और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का उसके पूरे इतिहास का सबसे उत्तम परफॉर्मेंस होगा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आप अगर देखेंगे एनालिसिस, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, 25 साल से हमारी सरकार है। गोवा हिंदी भाषी नहीं है, हमारी सरकार है। कर्नाटक साउथ में हमारी सरकार है। उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर थे। तमिलनाडु, आंध्र में किसी जमाने में हम पार्टनर थे। हम तमिलनाडु में कभी पार्टनर थे। हम कश्मीर में भी थे, हम कन्याकुमारी में भी थे। तो ये परसेप्शन बना हुआ है, रियलिटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के सभी चौराहे पर खड़ी हुई पार्टी है। और चुनाव में भी इन दिनों हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात है, पहले लोग कहते थे बीजेपी अछूत है, कोई आता नहीं है, अनटचेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना अकाली दल से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्री पोल अलायंस किसी एक दल का 25 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूं। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं,
मैं भी राजनीतिक स्तर पे बहुत तीखी आलोचना करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूँ। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध हैं, न वो मैं नकारते हैं और न मैं नकारता हूँ। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और वैचारिक एक आंदोलन होते हैं, और इसलिए छुआछूत की राजनीति कभी भी लोकतंत्र को बल नहीं देती है।